सुप्रभात बच्चों। स्वयं संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखेमा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 2 पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का भाग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 2 तक पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत हम किसी एक प्रारूपिक पुष्प का उसके भाग, उसके संरचना के बारे में अध्ययन किया, परागण के बारे में जाना, पुंकेसर के बारे में जाना, स्त्री केसर के बारे में जाना। आज हम देखते हैं परागण की प्रक्रिया में स्त्री केसर तथा या निषेचन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। आज का ये टॉपिक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बताए थे स्त्री केसर के जो होते हैं भाग, वो मुख्यतः 3 भाग होते हैं। आपको याद आ रहा होगा पुमंग और जायांग जो पढ़े थे। ठीक है, स्त्री केसर में मुख्यतः 3 भाग। ठीक है, कौन कौन सा? वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय। यह मुख्यतः 3 भाग थे। ठीक है, जिसे हम स्त्री केसर या जायांग के नाम से जानते थे। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही परागकण जो होता है, हमें जानते थे कि परागकण में 2 कोशिकाएं होती थी। एक होता था आपका कायिक कोशिका, जिसे वेजिटेटिव सेल्स के नाम से जानते हैं, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, इसी को कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरा था जनन कोशिका, जनरेटिव सेल। ठीक, अभी इसका कोई मायने नहीं है। 2 कोशिकाएं हैं। अब एक कायिक कोशिका, दूसरी जनन कोशिका। जैसे ही परागण की प्रक्रिया होती थी, यह परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता था। यह क्या है? एक परागकण है। परागकण जो था वो स्थानांतरित होकर के अंडाशय में जाता था। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। इस तरह की संरचना बनती थी। ठीक, अब यह भाग जो है इसको बीजांड कहते हैं। इस भाग के अंतर्गत इसको इंग्लिश में ओव्यूल या ओवरी, मुख्यतः ये दोनों जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा भाग जो है वह फल में विकसित होता है, पौधे का कौन सा भाग जो है फल में विकसित होता है। अंडाशय न देकर के ओवरी लिख देगा तो आपको ये जानना जरूरी है। कौन सा भाग बीज में परिवर्तित होता है तो यह लिख करके ओव्यूल लिख सकता है। ठीक है, तो यह जो बीजांड का भाग है, इसमें मुख्यतः जो होती हैं वो 8 कोशिकाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, 8 कोशिकाएं। 8 कोशिकाओं में ऊपर का जो कोशिका होती है, इसको हम थोड़ा सा बृहद रूप में देखते हैं, बड़े रूप में संरचना बना करके देखते हैं थोड़ा सा। यह अंडाशय का भाग जो था, निषेचन की प्रक्रिया होती है जहां पर, तो निषेचन में कौन कौन से कोशिकाएं जो है सम्मिलित होती है। इस तरीके से 3 कोशिका ऊपर होती हैं, 2 कोशिका ऊपर होती, बीच में होते हैं। इसी बीजांड का भाग है, ध्यान से देखिए। और यहाँ पर इस तरीके से 3 कोशिकाएं होती हैं। बाकी ये जो बीजांड का भाग है यहाँ से आता है। ठीक है, ये 8 कोशिकाएं होती हैं। इन ऊपर की 3 कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिव्यासांत। ठीक, एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं इन्हें? एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, बीच में जो होता है उसे बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक,
किनारे हैं, ये दोनों किनारे देखिए, दो ठो किनारे जो हैं इन्हें सहायक कोशिका बोला जाता है, सहायक कोशिका। और ये बीच का जो कोशिका है उसे बोलते हैं हम अंड कोशिका, एग सेल। ये कौन सा हो गया? एग सेल हो गया, एग सेल। ठीक, जैसे ही अब देखिए किस तरीके से निषेचन की प्रक्रिया इसमें संचालित होती है। जैसे ही परागकण क्या होता है, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, इस वर्तिका के माध्यम से, नलिका युक्त नली के माध्यम से यह कहाँ आता है? बीजांड में आता है। ठीक है, बीजांड में आने के बाद यह जो जनन कोशिका है, परागकण की जनन कोशिका, यह जनन कोशिका इसके इस बीच वाले अंड कोशिका से, यहाँ से इस बीच वाले अंड कोशिका में क्या होती है? संलयित हो जाती है, मिल जाता है, और तब जाकर के यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन आप जानते ही हैं, नर तथा मादा युग्मक का संलयन ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो यह निषेचन की प्रक्रिया जैसे ही यहाँ पर होगी, फिर उसके बाद कौन सी घटना आ जाएगी? हम लैंगिक जनन की बात जब करते हैं तो निषेचन पश्च घटना की बात आ जाती है। जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, निषेचन पश्च घटना जब होगा, तो निषेचन पश्च घटना के बाद यह बीजांड क्या होगा? इस बीजांड का विकास होगा, और यह विकसित होकर के अंडाशय जो है पूर्णतः विकसित होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अंडाशय जो है कन्वर्ट हो जाएगा आपका फल में, और बीजांड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बीज के अंदर। इस तरीके से पादपों में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और लैंगिक पश्च घटना के अंतर्गत, यानी निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत जब होता है, लैंगिक की तीसरी जो घटनाएं होती हैं उसके अंतर्गत जब होता है, तो आखिरी निर्माण फल बनता है। किससे? अंडाशय विकसित होकर के फल बन जाता है, और बीजांड जो है वो विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है। ये आप अच्छे से तरीके से जानते ही हैं। परागण आपने पढ़ ही लिया था, परागण की विधियां हो गया था, परागण के प्रकार, स्वपरागण, परपरागण और परागण के कारक, जल, वायु तथा कीट परागण के बारे में आपने जाना, किन पौधों में वायु परागण होता है, किन में जल होता है, ये सभी चीजें आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं। ये था आपका स्त्री केसर के अंतर्गत, या निषेचन की जो प्रक्रिया थी वह पूर्णतः होता है। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, स्त्री केसर के अंतर्गत 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यह मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इन 3 भागों में सबसे जो है परागकण जो होता है किस पर स्थानांतरित होता है? पहले वर्तिकाग्र पर आता है, फिर वर्तिका से होते हुए कहाँ आ जाता है? अंडाशय में आ जाता है। जब यह निषेचन पश्च घटना प्रक्रिया होती है, निषेचन की घटना पूर्ण होने के बाद जैसे ही इस अंड कोशिका से यह जनन कोशिका आकर के मिलता है, यह होता है, समझ में आ गया? जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया होगा तो अंडाशय विकसित हो जाएगा, किसमें? फल में, और बीजांड बीज में। ये क्लियर हो गया। एक कोशिका जब होगा तो दूसरा जब नर केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होगा। ठीक, द्विनिषेचन जिसे कहते हैं, या दोहरा निषेचन। द्विनिषेचन का एक सबसे अच्छा लक्षण है कि जिन पौधों में लकड़ियां बन जाती हैं, लकड़ियां ही यह प्रदर्शित करती हैं कि इनमें दोहरा निषेचन हुआ है, यानी कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया हुई है। द्विनिषेचन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।